हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल की श्रृंखला में। इसके पहले मैंने जो विश्व भूगोल की आपकी श्रृंखला चल रही है महाद्वीपों के बारे में अफ्रीका महाद्वीप आपको पढ़ा रहा हूं। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आप देखोगे तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो वहां से जो बातें हमने कहा छूटा हुआ था, जो फैक्ट वहां से छूटे हुए थे, उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का पहला पार्ट इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। अभी उसका दूसरा पार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फैक्ट बच गए थे उसको हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा था इसके पहले नदियों के बारे में, झीलों के बारे में अफ्रीका महाद्वीप के, और हमने कहा जो पठार थे अफ्रीका महाद्वीप के, और उसके अंतर्गत जो ज्वालामुखी वगैरह थे उसके बारे में हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा था। तो आज उसी के आके देखेंगे। तो जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आप देखोगे प्रमुख मरुस्थल हैं, प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। तो प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से आपके विस्तारित हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो आप देखोगे जो प्रमुख मरुस्थल है यहां पर, तो सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और इसके अलावा नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, और उसके बाद कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, और आपका है अल अजीजिया मरुस्थल, अल अजीजिया, अजीजिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आप देखोगे जिसका सबसे ज्यादा विस्तार है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल, तो इस महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल और पूरे विश्व में, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है वो कौन सा? आपका सहारा का मरुस्थल है। तो सहारा का मरुस्थल आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको सहारा का मरुस्थल कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है, इसको कहते हैं सहारा का मरुस्थल। ये है आपका सहारा का मरुस्थल। और यहां देखेंगे तो आपका कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, और ये वाला आपका नामी मरुस्थल है। ठीक है, नामी मरुस्थल। और उसके बाद यहीं पर देखेंगे तो इसी के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसको अल अजीजिया कहा जाता है। लीबिया के अंतर्गत उसको हम क्या कहते हैं? अल अजीजिया कहते हैं। ठीक है, तो जब भी मरुस्थलों के बारे में आपसे पूछा जाए इस महाद्वीप के अंदर, तो ये है आपका सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और ये है आपका अल अजीजिया, ये कहलाता है अल अजीजिया। अल अजीजिया। ठीक है, लीबिया के अंदर आपका अल अजीजिया फैला हुआ है, विस्तारित है। बाकी अफ्रीका महाद्वीप के 16 देशों के अंतर्गत ये विस्तारित है आपका सहारा का मरुस्थल। सॉरी, 11 देशों के अंतर्गत। कितने? 11 देश, 11 देशों के अंतर्गत 11 देशों में, ठीक है, सहारा का मरुस्थल। बाकी यहां देखेंगे नीचे की तरफ तो ये आपका ये है कालाहारी का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल 3 देशों के अंदर फैला हुआ है आपका। देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के अंदर। ठीक है, तो 3 देशों में है। यहां देखेंगे तो ये हमने कहा जिम्बाब्वे है आपका, जिम्बाब्वे, और इसके अलावा आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और एक है आपका
तो जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। बोत्सवाना, ठीक है। इन 3 देशों में आपका कालाहारी मरुस्थल जो है फैला हुआ विस्तारित है। बाकी यहाँ पर नामीब देश में यह है नामीबिया का मरुस्थल। कहाँ पे? नामीबिया में। नामीबिया। तो ये प्रमुख मरुस्थल हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। जब भी पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल। और इस महाद्वीप के अंदर जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल। एकमात्र ऐसा मरुस्थल जो 11 देशों के अंतर्गत फैला हुआ है, 11 देशों में इसका विस्तार है, वो आपका सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। यहीं पर एक स्थान है या थोड़ा सा मस्तूली क्षेत्र है इसका, अल-अजीजिया, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कहलाता है। सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अल-अजीजिया है, ठीक है। इसी महाद्वीप के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है किस देश में है, तो लीबिया में है। अल-अजीजिया कहाँ पे है? लीबिया के अंदर। लीबिया, ठीक है, लीबिया में पड़ता है, ठीक। तो जब भी पूछा जाए मरुस्थलों के बारे में, इस महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में, तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि प्रमुख प्रमुख मरुस्थल। और कभी कभी हमने कहा उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम पूछा आता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका क्रम लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे इस महाद्वीप के अंतर्गत जो सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल है वो आपका कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे जो 3 देशों में है, आपके जिम्बाब्वे के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर और आपके जो है बोत्सवाना के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो इस महाद्वीप के अंदर जो प्रमुख घास के मैदान हैं, प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान, तो प्रमुख घास के मैदानों के अंतर्गत आप जानते हो ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा इस प्रकार से, और विषुवत रेखा के दोनों तरफ आपके दक्षिणी ध्रुव, क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में और आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध में हमने कहा ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। यहां पर देखोगे तो ये सवाना का क्षेत्र है जो शुष्क घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं किस प्रकार के? सवाना। तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, विषुवत रेखा के अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में और दक्षिण में ये सवाना का क्षेत्र कहलाता है। इसको हम कहते हैं सवाना घास का मैदान, सवाना घास मैदान, ठीक है। और ये वाला भी क्षेत्र आपका कहलाता है सवाना घास का मैदान। ठीक, आप जानते हो विषुवत रेखा पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध की तरफ या विषुवत रेखा के आपके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, दोनों तरफ हमने कहा जो आपके घास के मैदान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हो या किसी अन्य महाद्वीप के अंदर हो, वो जो घास के मैदान होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। बाकी आप जानते हो ध्रुवों की तरफ जब भी देखोगे तो वहां पर कैसे घास के मैदान होंगे? शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो सवाना घास भूमियां, और ये जो हमने कहा विश्व में सबसे जो ऊंची ऊंची घास के जो घासें पाई जाती हैं इसी सवाना के अंतर्गत का पाई जाती हैं। तो सवाना जो घास का मैदान है, हमने कहा ये, हमने कहा सामान्य घासों की तरह नहीं होती, ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें होती हैं। आप देखोगे इसे हाथी घास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हाथी घास भी, हाथी घास। इतनी ऊंची ऊंची घासें होती हैं जो जिराफ हैं, आपके गैंडा हैं या हाथी है, ये सारे जानवर हमने कहा इसके अंदर जो हमने कहा समा जाते हैं। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, विविधता बहुत ज्यादा है इस विषुवत रेखा पर। और इस घास के मैदान के अंतर्गत ये जो घास का मैदान है उनके हमने कहा जीवन यापन के लिए काफी उपयोगी होता है जीव जंतुओं के। तो आप देखोगे हाथियों की संख्या, हमने कहा बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या यहीं पर ज्यादा है सवाना के घास के मैदान के अंतर्गत, क्योंकि ये उनके खाने के लिए उपयोगी होता है। और इसमें हमने कहा उनके सरल स्थल भी हमने कहा जो है बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये घास का मैदान, इसे हाथी घास भी कहा जाता है सवाना के घास के मैदानों को। और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और विषुवत रेखा के दोनों तरफ हमने कहा ये घास का मैदान अफ्रीका के अंदर विस्तारित है, ठीक है। बाकी यहाँ देखोगे तो नीचे क्षेत्र में यहाँ पर
तो यहाँ पर घास का मैदान है, जो घास का मैदान, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बेल्ट्स घास का मैदान। ठीक है, ये वाला क्षेत्र बेल्ट्स घास के मैदान का क्षेत्र है, बेल्ट्स। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो बेल्ट्स घास का मैदान है, ये शीतोष्ण प्रकार का है। कैसा है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, तो जब भी घास के मैदानों के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर शीतोष्ण घास का मैदान है। आप जो यहाँ जानते हैं मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, मकर रेखा यहाँ से इस प्रकार से मकर रेखा ऐसे गुजरती है। तो मकर रेखा के दक्षिण में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो घास का मैदान, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेल्ट्स घास का मैदान। और यहीं पर देखेंगे विषुवत रेखा के दक्षिण में, या विषुवत रेखा पर ही हम कहें प्रमुख रूप से, विषुवत रेखा पर ये जो यहाँ का प्रमुख वन है, सदाबहार वन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन है, वो क्या है? कांगो बेसिन इसको कहते हैं। इसको कहा जाता है कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विषुवत रेखा पर जो प्रमुख सदाबहार वन है, या हमने कहा जो सबसे बड़ा वन है इस महाद्वीप के अंदर, वो कांगो बेसिन का वन है। और कांगो बेसिन का वन कैसा है? सदाबहार वन है। ठीक है, कांगो बेसिन में ही आप देखेंगे तो प्रमुख जनजातियां आपकी पिग्मी हैं, या जुलू जनजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। तो पिग्मी जनजाति आप देखोगे इसी जो है इसी कांगो बेसिन में ही निवास करती है, और ये सदाबहार वन है। और इसलिए हमने कहा यहाँ पर भी जीव जंतुओं की काफी विविधता है। आप जानते हैं विषुवत रेखा पर विविधता बहुत ज्यादा होती है, तो कांगो बेसिन में प्रमुख जो विविधता के मामले में सबसे समृद्धशाली जो क्षेत्र है, सबसे समृद्धशाली जो क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का, वो कांगो बेसिन ही है ना, सदाबहार वन है यहाँ पर। तो एक ऊपर यही देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक घास का मैदान है, इसको कहा जाता है साहेल क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? साहेल क्षेत्र, साहेल घास का मैदान। साहेल घास का मैदान। ठीक है, तो जब भी घास के मैदानों के बारे में, इस महाद्वीप के घास के मैदानों के बारे में आपसे पूछा जाए तो इतनी बातें हमने कहा यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कांगो बेसिन ये जो है सबसे बड़ा जंगली क्षेत्र है, सदाबहार वनों का जंगली क्षेत्र है जो विषुवत रेखा पर पड़ता है। बाकी सवाना घास का मैदान जो सबसे ज्यादा विस्तारित सबसे बड़ा क्षेत्र है, सवाना घास के मैदान का है। और उसके बाद नीचे देखेंगे बेल्ट्स है जो शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, ऊपर है साहेल घास का मैदान का क्षेत्र, साहेल क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम देखें तो इस महाद्वीप के अंतर्गत जो प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, तो प्रमुख जनजातियां बहुत सारी जनजातियां आप जानते हैं। अगर अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां हैं। आप जानते हैं इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ जनजाति जीवन ही ज्यादा प्रभावी है, जनजाति जीवन आप देखोगे तो जनजाति जीवन ही ज्यादा यहाँ प्रभावी है इस महाद्वीप के अंतर्गत। तो जनजाति जीवन ज्यादा प्रभावी है, इसीलिए अंध महा, क्योंकि राजनीतिक, सांस्कृतिक, या हमने कहा आर्थिक, या हमने कहा किसी भी रूप में देखेंगे तो ये महाद्वीप बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमने कहा जो उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई इसी महाद्वीप के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन हमने कहा ये महाद्वीप बहुत ही पिछड़ा हुआ अभी हर क्षेत्र में, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। और बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। तो प्रमुख जनजातियों में आप देखेंगे जैसे यहाँ पर तो आपको दिखाई देंगे जुलू जनजाति, जुलू, इसके अलावा पिग्मी, पिग्मी, हाउसा, हाउसा, फुलानी, फुलानी, बद्दू, बद्दू। इसके अतिरिक्त आपके जो है बुशमैन, बुशमैन, ठीक है, और आपकी बंटू।
बंटू। ये प्रमुख जनजातियां इस महाद्वीप में आपको जो दिखाई देती हैं, जुलू है, पिग्मी है, हाउजा है, फुलानी है, बद्दू है और बुशमैन है, बंटू है। तो आप यहाँ देखोगे इनको, इन जनजातियों को, तो जैसे यहाँ नाइजीरिया के अंदर दो प्रमुख जनजातियां देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो प्रमुख जनजातियां हैं, एक आपकी हाउजा और दूसरी जो है वो आपकी फुलानी। इधर लिखते हैं इसको, सॉरी, फुलानी। ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो आपकी बद्दू जनजातियां, और कांगो बेसिन, जो आपकी कांगो बेसिन आप जानते हैं विषुवत रेखा पर, यहाँ पर कांगो बेसिन जो जंगल है, कांगो बेसिन के अंतर्गत प्रमुख जनजातियां आपकी जो है पिग्मी है, पिग्मी। और पिग्मी के अलावा दूसरी जनजाति है आपकी बंटू जनजाति, बंटू। ठीक है। ये प्रमुख जनजातियां कहाँ पे? नाइजीरिया के अंदर, वो सारी क्या कहते हैं, कांगो बेसिन में। और यहाँ पर देखेंगे दो जनजातियां यहाँ पर जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर एक जनजाति है, उसको कहते हैं बुशमैन, और दूसरी है आपकी जुलू जनजाति, ठीक है। तो जब भी प्रमुख जनजातियों के बारे में आपसे यहाँ पूछा जाए तो हमने ये कहा आपसे कि जो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, कालाहारी मरुस्थल में वो बुशमैन जनजाति निवास करती है और जुलू जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत। और आपका कांगो बेसिन है, जो कांगो बेसिन, यहाँ पर जो जनजाति रहती हैं, जो जनजातियां पाई जाती हैं, वो पिग्मी है और आपकी कौन सी है? बंटू जनजाति है। बाकी फुलानी और हाउसा जनजातियां ये आपकी नाइजीरिया देश के अंदर निवास करती है, नाइजीरिया। ठीक। बद्दू जो है सहारा के मरुस्थल में रहती है, बद्दू जनजाति सहारा के मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल। ठीक है। तो इन प्रमुख जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इनकी कुछ विशेषताएं, अगर मैं इन जनजातियों की विशेषताओं के बारे में बात करूं तो कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे आप देखोगे देखिए, जो आपकी हाउजा जनजाति है, हाउजा जनजाति को प्रमुख कृषक जनजाति कहा जाता है। हाउजा प्रमुख कृषक जनजाति कहलाती है। ठीक। और आपकी दूसरी जो जनजाति है फुलानी को कहा जाता है प्रमुख पशुपालक जनजाति है। ठीक है। फुलानी जो प्रमुख पशुपालक जनजाति है। और उसके अलावा आपकी जो जनजाति पिग्मी और बंटू है, पिग्मी और बंटू, ये जनजातियां, पिग्मी बंटू जनजातियां आपकी शिकारी जनजातियां कहलाती हैं, शिकारी जनजातियां। ठीक है। शिकारी जनजातियां इसलिए क्योंकि आप जानते हैं ये कांगो बेसिन में दोनों जनजातियां पाई जाती हैं, पिग्मी और बंटू। कांगो बेसिन हमने कहा सदाबहार वनों का जंगल है, और हमने कहा घने घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो जनजातियां निवास करती हैं वो शिकार पर निर्भर रहती हैं, शिकार पर जो है डिपेंड रहती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पिग्मी बंटू जनजातियों को शिकारी जनजातियां कहा जाता है। बाकी आप यहाँ देखोगे बुशमैन है और आपकी जुलू जनजाति है। तो बुशमैन और जुलू जनजाति को आप यहाँ देख लो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बुशमैन और जुल जनजाति को घुमंतु जनजातियां। क्या कहते हैं इनको? घुमंतु जनजातियां। ठीक है।
तो जब भी पूछा जाए घुमंतु जनजातियां कौन सी है, जुलू है, बुशमैन है, आपकी बद्दो जनजाति ये भी घुमंतु जनजाति है, घुमंतु जनजाति। घुमंतु जनजाति का मतलब होता है, घुमंतु जनजाति का ये मतलब होता है कि एक जगह नहीं रहती। ये हमने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आप अपने यहाँ देखे होंगे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे हमने कहा जो खानाबदोश लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं, उनका कोई निजी घर नहीं होता इस प्रकार से, ठीक है, अस्थायी घर नहीं होता उनका। तो उसी प्रकार से बद्दू जनजातियां हमने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऋतुओं के अनुसार स्थानांतरण करती रहती हैं, इसीलिए इनको घुमंतु जनजातियां कहा जाता है, जैसे बुशमैन है, जुलू है या बद्दू है, ठीक है। तो जब भी जनजातियों के बारे में पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप के, तो इन सारी जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउजा प्रमुख कृषक जनजाति है, और फुलानी जो हमने कहा प्रमुख पशुपालक जनजाति कहलाती है। पिग्मी बंटू जनजातियां शिकारी जनजातियां हैं। पिग्मी जनजाति तो हमने कहा ये आपकी जो है पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति भी है। पेड़ों पर पूछा जाता है, पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति कौन है? पिग्मी जनजाति, पेड़ों पर निवास करने वाली जनजाति, निवास करने वाली, ठीक है बाबू। इतनी बातें आपको अवश्य पता होनी चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के जनजातियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद जनजातियों के बाद आप देखोगे तो जो प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, प्रमुख कृषि क्षेत्र जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, उसको देखेंगे। प्रमुख कृषि क्षेत्र, प्रमुख कृषि एवं क्षेत्र, एवं क्षेत्र, ठीक। तो प्रमुख कृषि एवं क्षेत्र कौन कौन से प्रमुख कृषि यहाँ की जाती है, या उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसको हम देखते हैं। तो आप देखोगे प्रमुख रूप से यहाँ पर इस महाद्वीप के अंदर, तो जैसे चाय, कॉफी, चाय कॉफी, या इसके अलावा आप देखोगे मक्का, मक्का, जैतून तेल, जैतून की कृषि, जैतून, ठीक है, और उसके अलावा नारियल, नारियल, ठीक है। इन सारे कृषि के रूप में इन सारे उत्पाद हम यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो चाय का उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन होता है, मक्के का उत्पादन किया जाता है अच्छी मात्रा में, और जैतून का उत्पादन किया जाता है। बाकी हमने कहा नारियल तेल का उत्पादन किया जाता है इस महाद्वीप के अंतर्गत। तो आप जब भी देखोगे यहाँ पर इस महाद्वीप के अंतर्गत, तो यहाँ पर जैसे देखिए ये आपका केन्या वाला क्षेत्र है, तो केन्या वाले क्षेत्र में केन्या, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इरिट्रिया, इरिट्रिया के अंतर्गत, और उसके बाद नाइजर के अंतर्गत, इरिट्रिया, इरिट्रिया, और आपका नाइजर, नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है। और इसके बाद यहां देखेंगे तो ये आपका है अफ्रीका, अफ्रीका, और यहां पर है आपका इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। इन क्षेत्रों में अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि के अंतर्गत आप देखोगे तो नाइजीरिया के अंदर आप जानते हो यहाँ पॉम ऑयल जिसको हम कहते हैं, पॉम ऑयल, या इसको ताड़ का तेल कहते हैं, ताड़ तेल, ताड़ का तेल, वही नारियल का तेल, ताड़ का तेल या पॉम ऑयल कहा जाता है। तो नाइजीरिया के अंदर पॉम ऑयल का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसको हमने कहा पॉम ऑयल नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक नदी है नाइजर नदी, नाइजर नदी को पॉम ऑयल नदी भी कहा जाता है। तो पॉम ऑयल या ताड़ का तेल यहाँ पर नाइजीरिया नाइजर नदी के अंतर्गत उसका उत्पादन किया जाता है। बाकी यहाँ देखोगे इरिट्रिया के अंदर, तो इरिट्रिया में हमने कहा यहाँ पर जैतून का उत्पादन ज़्यादा होता है, जैतून, जैतून, जैतून तेल,
तो जैतून तेल का उत्पादन इरिट्रिया के अंदर अधिक मात्रा में, या हमने कहा पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। बाकी इथोपिया के अंदर देखोगे तो काफी उत्पादन का क्षेत्र है इसका कॉफी। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कॉफी उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? आपका क्या कहते हैं, इथोपिया है। ठीक है, अच्छी मात्रा में यहाँ कॉफी का उत्पादन किया जाता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। उसके बाद आप देखोगे तो केन्या के अंदर जिस कृषि का उत्पादन किया जाता है वो आपका चाय है, चाय। और चाय जो है केन्या के अंदर, केन्या देश के अंदर, इस महाद्वीप में जो केन्या देश है इसके अंदर चाय का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में, और हमने कहा अच्छे किस्म के चाय का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, केन्या के अंदर। तो उसके बाद आप देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप में, क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप आप हमेशा जानिएगा अफ्रीका महाद्वीप का नाम है, और जो है वहां पर एक देश भी है उसको दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। इसके साउथ में दक्षिण में एक देश है उसको दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है इसको मक्का त्रिभुज कहते हैं, इसको कहा जाता है मक्का त्रिभुज, मक्का त्रिभुज। मक्के का उत्पादन जो है दक्षिण अफ्रीका में पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मक्का त्रिभुज कहा जाता है। तो प्रमुख कृषि में देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तो इरिट्रिया के अंदर जैतून तेल का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। बाकी नाइजीरिया के अंदर तो पॉम ऑयल या जिसको ताड़ का तेल कहते हैं इसका उत्पादन किया जाता है, और इथोपिया के अंदर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। बाकी केन्या के अंदर चाय का सर्वाधिक मात्रा में, या हमने कहा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन इसका किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद मक्का त्रिभुज, जब भी पूछा जाता है विश्व में मक्का त्रिभुज कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो है मक्का त्रिभुज स्थित है, और मक्का त्रिभुज के अंतर्गत मक्के का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आप प्रमुख कृषि के बारे में चाय, कॉफी, मक्का, जैतून और नारियल। बाकी आप जानते हो ये उत्तरी क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का तो कृषि के लायक नहीं है उतना, क्योंकि सहारा का मरुस्थल ही फैला हुआ है यहाँ पर, है ना। तो सहारा के मरुस्थल फैले होने के कारण यहाँ पर प्रमुख कृषि कोई की नहीं जाती। तो इस प्रकार से आप कुछ, हमने कहा जो वाणिज्यिक कृषि होती है वही आपको दिखाई देगा। ये सारी जो कृषि, जो हमने कहा ये सारी कृषि है किस प्रकार की वाणिज्यिक है ना। चाहे वो हमने कहा पॉम ऑयल हो, चाहे आपका जैतून का तेल हो, चाहे चाय हो, चाहे आपका कॉफी हो, सारे कैसे हैं, ये वाणिज्यिक कृषि ही के अंतर्गत आते हैं, नकदी फसलों के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो जब भी पूछा जाए कृषि के बारे में तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कृषि के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख, हमने कहा उद्योग हैं, प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योगों में यहाँ पर आप देखोगे जो प्रमुख उद्योग हैं, जैसे लौह अयस्क हुआ, या आपका हीरा हुआ, या आपका तांबा हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर आप उत्पादित होती हैं। जैसे यहाँ देखोगे प्रमुख उद्योगों में तो तांबा, हीरा और स्वर्ण, तांबा, हीरा और स्वर्ण, इसका उत्पादन किया जाता है। और इनके क्षेत्र आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने कहा इनके कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर है। तो यहाँ देखोगे, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है विट्सवाटरलैंड, विट्सवाटरलैंड। और ये विट्सवाटरलैंड का जो क्षेत्र है ये किस लिए जाना जाता है, तो विट्सवाटरलैंड क्षेत्र ये खान है, हमने कहा, और किस लिए ये पूरा क्षेत्र है और खान इसी के अंतर्गत है। तो ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, किसके लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। ये जाना जाता है आपका स्वर्ण के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, स्वर्ण का निष्कासन किया जाता है, इसे हमने कहा विश्व की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और ये जोहान्सबर्ग के पास है, जोहान्सबर्ग, यहाँ जोहान्सबर्ग है, देखोगे जोहान्सबर्ग।
तो जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है? विश्व की स्वर्ण नगरी, विश्व की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। तो जब भी आपसे पूछा जाए विश्व की स्वर्ण नगरी कौन सी कहलाती है, कौन सा शहर कहलाता है, तो आप बताओगे जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग के अंतर्गत विट्वाटरलैंड का जो क्षेत्र है, विट्वाटरलैंड जो क्षेत्र, ये किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण के उत्पादन के लिए या स्वर्ण के खनन के लिए जाना जाता है, स्वर्ण के भंडार के लिए जाना जाता है। तो स्वर्ण भंडार सर्वाधिक मात्रा में इस महाद्वीप के अंतर्गत आप देखोगे विट्वाटरलैंड के क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी आप यहीं पास में देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर ही यहाँ पर, तो यह है एक खान, इसको कहते हैं किम्बरले की खान। कौन सी? किम्बरले की खान है ये। और किम्बरले की खान के अंतर्गत, किम्बरले की खान, किम्बरले की खान, किम्बरले की खान ये किसके लिए जानी जाती है? तो हीरे के लिए, हीरे के लिए, हीरे के लिए पूरे विश्व में किम्बरले की खान जो है फेमस है, मशहूर है, जाना जाता है इसको। तो किम्बरले की खान अफ्रीका महाद्वीप के अंदर किसके लिए जानी जाती है? तो हीरे के लिए जानी जाती है। बाकी यहां देखोगे तो यहां पर है कटंगा का पठार, कटंगा का पठार, ठीक है। और कटंगा के पठार में तांबा का भंडार पाया जाता है। यहाँ पर देखोगे तांबा का भंडार, सर्वाधिक मात्रा में तांबे का जो भंडार है इस महाद्वीप के अंदर, वो कटंगा के पठार के अंतर्गत ही है। तांबा, कटंगा का पठार हमने कहा तांबे के लिए, तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कटंगा का पठार किसके लिए? तांबे के लिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए लौह अयस्क, वो क्या कहते हैं, प्रमुख जो यहाँ के उद्योग हैं या जो प्रमुख रूप से यहाँ से जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विट्वाटरलैंड या स्वर्ण भंडार के लिए विट्वाटरलैंड जाना जाता है। और यहीं पर है जोहान्सबर्ग शहर है आपका, और जोहान्सबर्ग को जो है विश्व की स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो स्वर्ण का अच्छा खासा भंडार अफ्रीका महाद्वीप के पास है, अफ्रीका के अंदर है। उसके बाद किम्बरले की खान है जो हीरे के लिए जानी जाती है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश में है हीरे की खान जो किम्बरले की खान है। बाकी कटंगा का पठार है जो हमने कहा तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जब भी पूछा जाए तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए किसके बारे में, यहाँ के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो कृषि उद्योग कौन से प्रमुख है या कृषि क्षेत्र कौन है उसको मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ के जो खनिज क्षेत्र हैं, खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको मैंने बताया। तो खनिज क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ का एक बंकी क्षेत्र है जो तेल के लिए जाना जाता है, बंकी क्षेत्र, बंकी क्षेत्र, ये है आपका बंकी क्षेत्र, बंकी क्षेत्र। और बंकी क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, तो ये खनिज तेल के लिए, खनिज तेल। ठीक है, तो खनिज तेल के लिए बंकी क्षेत्र इस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में निष्कासन किया जाता है, खनिज तेल का निष्कासन किया जाता है बंकी क्षेत्र से। तो जब भी पूछा जाए प्रमुख जो खनिज क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, कटंगा का पठार आपका तांबे के लिए, बाकी मैंने कहा किम्बरले की खान हीरे के लिए, और आपके जो विट्वाटरलैंड है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए, और जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो बंकी क्षेत्र है, बंकी क्षेत्र आपका जाना जाता है खनिज तेल के लिए। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जब भी खनिज क्षेत्रों के बारे में बात होगी तो कौन कौन सा, कटंगा क्षेत्र होगा, कटंगा का पठार होगा, उसके बाद विट्वाटरलैंड होगा आपका, और किम्बरले होगा, किम्बरले क्षेत्र होगा, और ये किम्बरले खान भी है इसके अंतर्गत, अफ्रीका के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद विश्व की स्वर्ण नगरी आप जानते हैं जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आप याद रखोगे जब भी पूछा जाए आपसे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने क्या क्या देखा, तो यहाँ के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, उसके बाद हमने घास के मैदान देखे, और उसके बाद हमने कहा यहाँ की प्रमुख जो जनजातियाँ, जनजातियों के बारे में देखा, और जनजातियों के बारे में यहाँ की जो प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं उसके बारे में देखा, और उसके बाद हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है
या जो प्रमुख खनिज क्षेत्र है ना। इसके पहले पहले पार्ट में हमने बाकी सारी बातें बताई हुई है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो उसको आप पहले देख लोगे, उसके बाद इसको देखोगे, तो अफ्रीका महाद्वीप, इस महाद्वीप के अंतर्गत कोई भी चीज आपकी छूटने वाली नहीं है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इतनी सारी बातें थी। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, जो अगला महाद्वीप होगा हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, फिर एशिया महाद्वीप के बारे में। तो बाकी सारे महाद्वीप, जैसा अंटार्कटिक महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बारे में मैंने पहले बात किया हुआ है, उसको आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप जो है ये वाला क्लास देखेंगे, ये वाला लेक्चर देखेंगे, तो सारे प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।